बच्चों, पहले लेसन में हमने अर्थशास्त्र में आकृति और आलेख का अंतर सीखा, उसमें सतत और असतत की जानकारी प्राप्त की। अब हमें अर्थशास्त्र में आकृतियों एवं आलेख का महत्व समझना है, जिसमें पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है, सामान्य रूप से कठिन एवं अटपटे लगने वाले अर्थशास्त्र का अध्ययन आकृति द्वारा सरल बनता है। जो हम आलेख बनाते हैं उसी समय जो हम OX और OY का अंतर लेते हैं, दोनों बीच का संबंध लेते हैं, तो उसके कारण हम उसको समझ सकते हैं कौन से वर्ष में कितना परिवर्तन हुआ। दूसरा पॉइंट हमारा आता है, अर्थशास्त्र में आए हुए कई तत्व अलग अलग वर्षों के रुझान को सरलता से एक ही आकृति अथवा आलेख में देखा जा सकता है। अब अलग अलग वर्षों में यानी पुराने वर्ष में कितनी बारिश हुई उसके आंकड़े अभी हमें जानना हो तो कैसे जानेंगे, पर पुराने वर्ष के जो हमने आलेख बनाए हो उसके अनुसार हम उसको समझ सकते हैं कि 1991 में कितनी बारिश हुई। और तीसरा पॉइंट आपका है, अर्थतंत्र के विविध क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों को भी आसानी से समझा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बारिश का ही आंकड़े हम समझ सकते हैं, कीमत और मांग के समझ सकते हैं, पूर्ति के समझ सकते हैं, ऐसा नहीं। अर्थतंत्र में भी कई क्षेत्रों में परिवर्तन होते हैं, वो भी हम जान सकते हैं। अर्थतंत्र के कुछ तत्वों के लिए वर्ग, प्रदेश, क्षेत्र एवं समयावधि के बीच तुलना भी सरलतापूर्वक की जा सकती है। आप लोग जानते हो कि OX और OY पर हम क्या दर्शाते हैं, जिसके कारण जो जिसमें परिवर्तन नहीं होता वो OX पर दर्शाते हैं और OY में ऐसा होता है कि उसमें परिवर्तन होता है, जिसके कारण कौन से वर्ष में कितना परिवर्तन हुआ, कौन से वर्ष में दोनों O और XY में कितनी तुलना की गई, उसके आधार पर हम समझ सकते हैं। जो हम आलेख के प्रकार समझेंगे उसमें सरलता वाला आलेख है, जो सामायिक श्रेणी उसमें समझाएंगे कि दो बीच की तुलना करने का समझाएंगे। अर्थशास्त्र की कुछ कठिन बातों को समझने एवं समझाने के लिए लिखने वाले और पढ़ने वाले की समय एवं शक्ति का भी बचाव होता है। अब जो आप आलेख और जो बनाया हुआ है उसके नीचे आप समझौते भी लिखते हो, जिसके कारण व्यक्ति क्या करता है, उसको पढ़ता है और उसको समझ में आता है कि 2 वर्ष के अंतर में क्या फर्क है, अथवा तुलना से समझ में आता है कि क्या परिवर्तन आया है। ऐसे ही जब हम 11th में थे तब अर्थशास्त्र के कई सिद्धांत आकृति एवं आलेख की मदद से सरलता बनते थे। जैसे जैसे मांग और पूर्ति का विस्तार, संकोचन का, मूल्य सापेक्षता द्वारा हम सरलताते समझते थे। और जिसी प्रकार कृषि क्षेत्र में आने वाले अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन आकस्मिक परिवर्तन अथवा किसी उद्योगों के एवं नियमित परिवर्तनों, रुझानों सामयिक श्रेणी आलेख द्वारा भी जान सकते थे। यहाँ से अब हम आगे आलेख के प्रकार की जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें पहला आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आकृति के प्रकार। पहला है चित्रकृति, फिर आता है छूटक बिंदु एवं विकर्ण, तीसरा आता है समय आधारित अथवा अन्य तत्वों के आधारित, चौथा आता है वृत्त आकृति, पांचवा आता है आपके स्तंभ आकृति, छठा आता है वृत्तांश आकृति। ये हम समय के आधार पर, जिसमें हमें 5 पढ़ना है, जो आपको नीचे पैराग्राफ में भी लिखा है। यहाँ पर हम समय आधारित रेखाकृति, स्तंभ आलेख और वृत्तांश आलेख के बारे में ही अभ्यास करना है। जो आलेख दिए हैं उसकी समझौती भी आपको यहाँ पर दी जाएगी। अब आपको आकृति एवं आलेख बनाते समय ध्यान में रखने वाली बातें यहाँ पर समझनी है। साथ साथ में आपको आलेख कैसे बनाया जाता है दोनों साथ में समझेंगे तो दोनों कैसे समझना है, और आलेख बनाते समय क्या बात ध्यान में रखनी है वो भी आपको समझ में आ सकती है। तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट दिया है आकृति और आलेख के प्रकार की पसंदगी और प्रस्तुतिकरण। अब आकृति और आलेख आपको यह तो समझ में आ ही चुका है कि कौन प्रकार से आलेख बनते हैं। अब किसी भी चित्र को अधिक आकर्षण एवं प्रभावशाली बनाने के लिए उसके प्रकार की पसंदगी महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण स्वरूप कुछ जानकारी विभाजित स्तंभाकृति तथा वृत्तांश आकृति दोनों के द्वारा भी प्रस्तुत की जा सकती है।
तो दोनों में से कौन सी आकृति प्रस्तुति की अधिक प्रभावशाली होगी, उसके लिए हमें पसंदगी आवश्यक है। अब उसके लिए हमें स्तंभ आलेख बनाना है, पास पास वाला आलेख बनाना है, वृत्तांश आलेख बनाना है, ये सभी हम समझना पड़ता है। यहाँ पर आपके एक स्क्रीन पर देखो आलेख बनाया हुआ दिखता है, जिसमें देखो OX बनाया हुआ दिखता है आपको, OX दर्शाया हुआ है, OY दर्शाया हुआ है। देखो OX पर क्या दर्शाया है कि जो जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, वह जिसमें समावेश होता है कि समय, स्थान, वर्ड, क्षेत्र जिसमें परिवर्तन होता नहीं है, उसको क्षितिज भी कहा जाता है। जबकि OY पर जिसमें परिवर्तन होता है उसको दर्शाया जाता है, जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या इत्यादि दर्शाई जाती है। अब यहाँ पर जब आप आलेख बनाते हो तो पहले आपको बॉक्स में 3 खाने आपके स्क्रीन पर दर्शाए हुए हैं, देखो। जिसमें OX दिखाया हुआ है, OY दर्शाया हुआ है, तीसरा है स्केल माप। इतना आपको दर्शाना जरूरी होता है, यानी उसकी स्पष्टता होनी चाहिए। यानी आपका आकृति एवं आलेख बनाते समय ध्यान में रखने वाली बातों में जो आप स्पष्टता करते हो वह। चित्र का प्रस्तुतिकरण स्पष्ट एवं स्वच्छ होना चाहिए। विविध विभाजनों को अलग रंग या शेड द्वारा दर्शाना चाहिए तथा प्रत्येक विभाजन द्वारा व्यक्ति में हुई जानकारी का विवरण भी दर्शाना चाहिए। ये आपको आलेख में स्पष्ट दिखना चाहिए। पीछे भी आपको जैसे आगे पढ़ते जाऊंगे, मैंने आलेख भी बनाए हुए, हर एक आलेख में आपको समझूती दी जाएगी। तीसरा पॉइंट है आपका निश्चित स्केल माप। अब जो OX और OY पर जो आप स्केल माप लेते हो वो दोनों तरफ समान होना चाहिए। एक सेमी बराबर 5 लेते हो, एक सेमी बराबर 10 लेते हो, तो दोनों का माप कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए, जिसके कारण आलेख में जो आप बना रहे हो उचित आकार दिखना चाहिए। चौथा पॉइंट आपका दिया हुआ है, चित्र या आलेख दोनों अक्षों पर विवरण स्पष्ट दर्शाना चाहिए। जो आपको अभी समझाया मैंने, OX और OY पर क्लियर दर्शाना चाहिए। सांख्य के 5वां पॉइंट है आपका सांख्य के जानकारी का स्रोत। तो आकृति या आलेख में जिस सांख्य के जानकारी हेतु प्रस्तुत किया गया हो वह जानकारी एवं उसका स्रोत दर्शाने के से आकृति या आलेख की विश्वसनीयता बढ़ती है और वह चित्र अधिकृत भी बनता है। अब जो आंकड़े लिखे वही अनुसार जो तो आप आलेख में दर्शाओगे तो आसानी से तुम समझ सकते हो, पर अलग अलग माप लिखा होगा तो कहाँ से हम समझेंगे? इसीलिए जो वर्ष में जो कीमत में मांग में परिवर्तन आता है वही आपको यहाँ पर दर्शाना है। अब छठा पॉइंट आपका आता है, सांख्य की जानकारी गणना करने की रीति दर्शाई जाती है। जब जानकारी स्वयं स्पष्ट न हो तो सांख्य की मदद से उसे स्पष्ट किया जाता है। यानी कोई हमें आंकड़े दिया ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें आंकड़ों की जरूरत पड़ती है और जिसके कारण आलेख स्पष्ट दिखता है और नीचे उसकी समझूती भी, विवरण भी लिखना है। उसे स्पष्ट किया हो, उसके आधार पर चित्र बनाया गया हो, तो स्पष्टीकरण हेतु उपयोगी में से लिए गए सांख्यिकीय साधनों को संक्षिप्त विवरण भी दर्शाया जाता है। अब आपके आलेख पर देखो, वहां पर दर्शाया हुआ वो भी आपको अभी समझाया हुआ है। अब आता है आपका पहला ही आलेख, सामयिक श्रेणी। अब सामयिक श्रेणी यानी उसमें पहला समय के आधारित रेखाचल, जो दोनों बीचों के एक रेखा और उसके ढाल को दर्शाता है, यानी दोनों के बीच की तुलना करता है। जो यहाँ पर O और X दर्शाया है वैसे O और Y दर्शाया है, दोनों के बीच का तुलना अथवा ढाल दर्शाता है, जिसके कारण आपको समझ में आता है कि क्या परिवर्तन है। और इसका पहला आलेख आपको सामयिक श्रेणी वाला दर्शाया हुआ है। देखो आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है
गुजरात के 4 महीने से आप अभी कोरोना वायरस से वाकिफ हो, तो कौन से महीने में कितना कोरोना के केस में वृद्धि हुई। अब हमारे गुजरात में मार्च महीने से तो कोरोना बढ़ ही रहा है, तो उसका एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है। देखो, मास यानी महीना दिया हुआ है, एक तरफ उसके केस में वृद्धि दी हुई है। देखो, मार्च महीने में केस की वृद्धि में 10% दिख रहा है, अप्रैल में 30 दिख रहा है, मई में 42 दिख रहा है, फिर जून महीने में 65 दिख रहा है, जुलाई में 70 दिख रहा है। अब वही उसके अनुसार हमें आलेख बनाना है कि समय के आधार पर कितनी आलेखों में वृद्धि, यानी कौन से महीने में कितने कोरोना में वृद्धि हुई। तो हमने आगे के पेज पर आलेख बनाते समय यहाँ पर आपको समझाया कि ओ एक्स पर क्या दर्शाए, तो हम यहाँ पर ओ एक्स पर यहाँ पर मास दर्शाएंगे, यहाँ पर उस साइड ओ वाई पर कोरोना में वृद्धि दर्शाएंगे, और कौन से खाने ले रहे यहाँ पर आपको ये दर्शाना जरूरी है। यहाँ पर नीचे आपको दर्शाए गए हैं, ये पहला आलेख आपका स्तंभ आलेख दर्शा दिया गया है। अब उसके साथ में सामयिक श्रेणी भी एक साथ में दर्शाई है कि पहला जो आपको मास दिया हुआ है, नीचे लिखा है मार्च, अप्रैल, मई और जून, और इस साइड आपको आंकड़े लिखे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। सबसे छोटी रकम और सबसे बड़ी रकम को हमें ध्यान में रखना है। तो मार्च महीने में कितना हुआ, तो जहाँ पर होता है वहाँ पर हमें डॉट कर देना है। फिर अप्रैल में कितना हुआ 30, तो वहाँ पर हमको डॉट कर देना है। मार्च महीने में कितना हुआ मार्च में, तो यहाँ पर 42 हुआ, वो दर्शाना है। जून में कितना हुआ 65। अब उसके अनुसार ही ये पूरे जहाँ पर डॉट किया है उसके अनुसार आप जो दर्शाए जाए, तो आपको यहाँ डॉट करते हो फिर जो जोड़ देते हो तो सामयिक श्रेणी बन जाता है। पर ऐसे स्तंभ खड़ी लाइनें कर देते हो तो वो आलेख क्या बन जाता है, स्तंभ आलेख बन जाता है। अब आगे हमें इसके साथ ही पास पास आलेख यानी पास पास का स्तंभ आलेख, पास पास का स्तंभ आलेख कैसे बनता है उसका भी आपको स्क्रीन पर विवरण दिखा हुआ है। पास पास के स्तंभ की जब किसी एक आधार पर एक से अधिक वर्गों के लिए मूल्यों को दर्शाया जाए तो उसे पास पास की स्तंभ आकृति कहते हैं। उसमें अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग स्तंभ बताए जाते हैं, जैसे एक समय में स्त्री पुरुष के साक्षरता। आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है, एक चार्ट दिया हुआ है। देखो, वहाँ पर मास दिए हुए हैं, नीचे विक्रय दिया हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और उसमें गांव और शहर के आंकड़े भी दिए हुए है कि कौन से वृद्धि दिख रही है, कितना विक्रय कौन से महीने में गांव में हुआ और कितना शहर में हुआ। पहले गांव में 20 दर्शाया हुआ है, फिर मार्च अप्रैल में 30 दर्शाया है, मई और जून में 60 दर्शाए हैं, जुलाई अगस्त में 80 दर्शाया हुआ है। ऐसे ही शहर में 30, 40, 17 और 17। अब देखो, वही दोनों आलेख एक ही वर्ष में महीने में दर्शाना है तो हम क्या करेंगे, पहले गांव वाला लेंगे जिसमें जनवरी का दर्शाया हुआ है, जिसमें आपको जनवरी में 30 तक डॉट करना है। ओ एक्स और ओ वाई तो सब आलेख में समान ही रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं। अब दूसरा, वैसे ही गांव में दिखा है कि आपने जनवरी में कितना दिया है 20 दिया हुआ है, फिर वही आपको बनाना है। उसके साथ ही शहर का भी देख लेना है, नीचे कितना दिया हुआ है 30, तो दोनों को आलेख एक साथ में, और हमेशा ग्राफ पेपर में ही बनाना और पेंसिल से ही बनाना। आपको दिखाने के लिए हमने पेज पर बनाए हुए हैं और कहीं एक दो आलेख हमने ग्राफ में भी बनाए हुए हैं। और आगे की साइड में ओ एक्स और ओ वाई और माप लिखना आलेख में मत भूलना। यहाँ पर आपने 2 आलेख बनाए। दूसरा, वैसे ही मार्च और अप्रैल का, मार्च में गांव में कितना दिया हुआ है 30, और फिर बास में शहर में कितना दिया हुआ है 40, तो वहाँ पर डॉट करके हमको दोनों खड़ी लाइन बना देनी है और उसको जोड़ देना है। फिर
अब आता है विक्रय के लिए मई और जून। वैसे जैसे हमने जनवरी फरवरी का करा, वैसे मार्च अप्रैल का करा, ऐसे हमको मई और जून का भी करना है। जिसे गांव में विक्रय कितना था 60। अब उसके साथ शहर में कितना दिया है 17। तो अब दोनों को साथ में ऐसे खड़ी लाइन करके स्तंभ आलेख, जैसे सिंगल स्तंभ आलेख करते थे वैसे दो आलेख साथ में करना है, फिर उसको जोड़ देना है। फिर जुलाई और अगस्त में भी वैसे ही करना है। पर देखो यहाँ पर जुलाई में कितना दिया हुआ है हमको, विक्रय गांव का 80 दर्शाया हुआ है, जबकि शहर का कितना है 17 दिया हुआ है। तो उसका मतलब क्या कि गांव में शुरुआत में गांव से कम हो गई, शहर में विक्रय कैसा हो गया, कम हो चुका। तो अब उसकी सब समझूती लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून में सब जगह गांव में और शहर में विक्रय कैसा रहा है, बढ़ रहा है, जबकि जुलाई और अगस्त में परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें लास्ट पॉइंट समझाना है कि यहाँ पर जो परिवर्तन गांव और शहर में परिवर्तन आए तो शुरुआत में सब जगह क्या हो रहा है, विक्रय बढ़ रहा है। पर खाली जुलाई और अगस्त में, उसमें अगस्त में ही खाली शहर में परिवर्तन घट रहा है, यानी कमी दर्शाई गई है। इतना आपको पास पास आलेख में दर्शाना है। अब आता है वैसे ही विभाजित आलेख। जब विभाजित का अर्थ एक ही स्तंभ में दो साथ में दर्शाना है, उसका अर्थ क्या है कि एक ही स्तंभ में दो एक साथ में दर्शाना है। अब उसकी समझूती ध्यान से समझ लो कि जब स्तंभ कृति के प्रत्येक स्तंभ का मूल्य एक से अधिक उपभोगों में वितरण किया जाए तब विभाजित स्तंभ आकृति बनती है और इन उपभोगों का अलग अलग रंग और शेड्स में दर्शाया जाता है। आप आलेख में देखना, मैंने पास पास वाले आलेख में भी दो कलर का उपयोग करा है, जिसके पता चले कि गांव और शहर में कितना परिवर्तन हुआ। अब तो ये विभाजित में तो ऐसा है कि एक ही आलेख में दोनों दर्शाने हैं, एक ही स्तंभ में दो दर्शाने, तो ऊपर नीचे दोनों का करके फिर दर्शाना है। समझूती वैसे ही OX और OY वैसे ही दर्शाना है, आंकड़े माप पर वैसे ही लेना है, आंकड़ों को ध्यान पे रखकर वही दर्शाना है। अब वही आंकड़े आपके आलेख पर भी दर्शाए हैं। पहला है 1981 में गांव के और शहर में दिया है, गांव कितना दिया है 20 और नीचे 30। हमेशा देखना नीचे टोटल करके दिया होगा। अब पहला है 1981 में कितना है 50 करके, पहले हमको 50 पर ही डॉट कर देना है। फिर दोनों को बंटवारा करना है कि गांव में कितना है 20 और तो ऊपर का कितना बन गया शहर। तो एक ही आलेख में दो बन चुके, गांव और शहर का परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। समझूती उसकी वैसे ही लिखनी है जैसे पास पास में लिखी हुई है। अब 1991 में देखो, अब गांव कितना है 30 और शहर कितना दिया हुआ है 40। अब दोनों का टोटल हम देखें तो सीधे तो हम 70 पर टिक कर देंगे, फिर स्तंभ आलेख बनाएंगे, फिर गांव में बीच में अंडरलाइन कर देंगे, तो गांव और शहर का दोनों का अलग हो चुका। मैंने देखो एक ही आलेख में दो दो कलर के करे हुए, यानी गांव और शहर दोनों को अलग किया हुआ है। वैसे ही 2000 का भी दिया हुआ है, जिसमें देखो जनसंख्या गांव की 60 है और शहर की कितनी दी है 17। अब दोनों का टोटल 130 होता है, तो अब 2000 का नीचे मैंने दिया हुआ है। फिर आपको दर्शाया हुआ है कि यहाँ पर सीधे ऊपर लाइन जाती है 6 तक। अब दोनों के बीच में मैंने वहाँ पर अंडरलाइन करी है, जिससे पता चले कि गांव और शहर में कितना विभाजित। एक ही स्तंभ में दो आलेख बनाना है, जिसको विभाजित कहा जाता है। अब लास्ट में आपका आलेख आता है वृत्तांश आलेख। अब वृत्तांश आलेख कैसे बनते हैं, अभी आप वृत्तांश आलेख की परिभाषा ऐसे कि वृत्तांश अथवा वृत्त का अंश, ये पूरा सर्कल जो आपको दिया हुआ है वो पूरा सर्कल एक 360 अंश का होता है। अब उसके अनुसार हमें माप लेना है। पहले वृत्तांश अर्थात वृत्त का अंश, एक ही वृत्त को एक समाविष्ट मान लिया जाए और जानकारी को वृत्त के भाग करने से दर्शाए जाए तो उसे वृत्तांश आकृति कहते हैं। आप आलेख में देखते होंगे मैंने 3 भाग किए हुए हैं, पर वो कैसे किए 360। उसका सूत्र भी आपको दिया हुआ है, संबंधित मूल्य बटे कुल मूल्य गुणा 360
करा हुआ है, जिसका मतलब कि आपको आलेख दिए हुए उसके अनुसार जो माप दिए हैं उसको 360 से गुणा करना है और उसको 100 से भाग देना है। अब सूत्र के क्षेत्रफल 360 अंश होने से चल का कुल क्षेत्रफल 360 होता है। अब आपको एक चार्ट दिया हुआ है, ऊपर देखो, शहर और कोरोना की संख्या दी है। अभी का वायरस जो चल रहा है तो अभी वो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि कोरोना कितना बढ़ रहा है हमारे आसपास, तो हमें कैसे संभलना है और कैसे घर ही बैठना है कि कौन से शहर में बाहर कितना बढ़ रहा है। पहले अहमदाबाद में देखो 28 है, सूरत में 50 है यानी 50 है, और बड़ौदा में 22 है। अब पहले हमको उसका माप लेने के लिए आपको 28 गुणा 360 करना है, फिर 100 से भाग देना है, जिसका आंसर 100.8 आता है। जबकि सूरत में आप देख रहे हो अभी सूरत में अधिक केस दिखने को मिल रहे हैं, तो 50 गुणा 360 भाग्या अब बटे 100 यानी 180 अंश। अब वडोदरा में 22 हो रहा है तो 22 गुणा 360 बटे 100 यानी 79.2। अब वही आपके चंदाकार वाला स्केल माप दिया हुआ है, आप जानते हो, उसको स्केल के आधार पर रख कर ऊपर यहाँ पर पूरा स्केल रख के आपको माप लेना है, जिसके अनुसार आपको पता चलता है कि आधा यानी पूरा 50 यानी पूरे सूरत में मैंने ग्रीन कलर का लीला कलर हरा रंग करा हुआ है। जबकि वही माप से दूसरा हमारा दिया हुआ है, या अहमदाबाद का देखो या वडोदरा का, कोई भी माप आप ले सकते हो। फिर आपका चंदाकार उल्टा करके उसको वहाँ से माप लेके आपको जो भी माप लेते हो 100 लेते हो तो वहाँ पर करके वहाँ पर डॉट करके सीधी ऊपर से लिटी टच कर देनी है, यानी उसका मतलब क्या कि आपने अहमदाबाद का भी माप ले लिया, जिसको मैंने रेड पेन से गोल मिंडे करके दर्शाए। तो बाकी का माप कौन सा हो गया? वडोदरा का हो गया। जो पहले अहमदाबाद का लिया तो दूसरा माप वडोदरा का हो गया। ऐसे ही उसकी समझूती जो यहाँ पर दी हुई है उसके अनुसार ही आपको दर्शाना है, उसकी समझूती लिखनी नहीं है, वही उसकी समझूती है। अब आगे के सेशन में हम कंप्यूटर के लेसन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।